तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में किस कोरियन कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मोटर कंपोनेंट प्लांट स्टैब्लिश किया है? तो ये कंपनी है सामह्यून, जो कि कोरियन कंपनी है जिसने तमिलनाडु में ईवी मोटर कंपोनेंट के प्लांट को स्टैब्लिश किया है। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में साउथ कोरियन कंपनी जिसका नाम है सामयून, इन्होंने ईवी मोटर कंपोनेंट प्लांट सेटअप किया है। याद रखिएगा कहाँ पे? तमिलनाडु में। ट्रांजैक्शन एडवाइजर इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, श्री पेरम्बदूर नियर चेन्नई। फैसिलिटी का फोकस क्या होगा? तो मैन्युफैक्चरिंग ईवी मोटर कंपोनेंट्स फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। इससे ज्यादा इसमें कुछ और जाने की जरूरत नहीं है। 22nd ऑल इंडिया एनुअल टीडीएस कॉन्फ्रेंस कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, यहां पे आयोजित किया जाएगा ऑल इंडिया एनुअल टीडीएस कॉन्फ्रेंस का 22वां संस्करण। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है 22nd ऑल इंडिया एनुअल टीडीएस कॉन्फ्रेंस भोपाल मध्य प्रदेश में, और इसको इनॉग्रेट किया गया था सीबीडीटी के चेयरमैन द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना फंड एलोकेट किया है न्यू मैंगलोर प्रोजेक्ट के मॉडर्नाइजेशन के लिए? तो 1500 करोड़ रुपए की सहमति दी गई है, अप्रूव किया गया है न्यू मैंगलोर पोर्ट को मॉडर्नाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, इन्होंने 1500 करोड़ का मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है न्यू मैंगलोर पोर्ट के लिए। ये कहां पे है? ये मैंगलुरु कर्नाटका में है, ये मैंगलोर पोर्ट। इसके लिए 1500 करोड़ जो है अप्रूव किए गए हैं मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए। की फोकस एरियाज क्या होंगे? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैकेनाइज कार्गो हैंडलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्गो की हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है? तो 46 मिलियन टन एनुअली जो है ये हैंडलिंग कैपेसिटी है। वृक्ष माता के नाम से जाने जाने वाली सालुमरादा थिमाका को किस ऑनर से सम्मानित किया गया था साल 2019 में? तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिनको वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है, और इनका असली नाम है सालुमरादा थिमाका। इनको 2019 में पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया था और हाल में इनका निधन हो गया। वृक्ष माता के नाम से प्रसिद्ध सालुमरादा थिमाका जी का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया बेंगलुरु में 14 नवंबर 2025 को। इनको 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने 385 बैनियन ट्रीज को प्लांट किया था स्टेट हाईवे 94 में, जो कि कुदूर हुलिकल स्ट्रेच पे आता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा किस स्टेट हाईवे पे इन्होंने 385 बैनियन ट्रीज को प्लांट किया था। तो ये है स्टेट हाईवे 94, और हल्का सा स्ट्रेच भी याद रखिएगा। वृक्ष माता या सालुमरादा थिमाका जी का जो जन्म हुआ था वो टुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में हुआ था। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 कौन सी दो कंट्रीज ज्वाइंटली होस्ट करेंगी? तो बेल्जियम और नीदरलैंड्स जो हैं, ये दो कंट्रीज हैं जो कि ज्वाइंटली होस्ट करेंगी 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप। 15 से 30 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा 2026 का FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026। कहां पे? बेल्जियम और नेदरलैंड्स में। कितनी टीमें आएंगी? तो 16 मेंस टीम रहेंगी और 16 विमेंस टीम रहेगी, जो कि इस प्रतियोगिता में भागीदारी करेगी, पार्टिसिपेशन करेगी। न्यू इंक्लूजन की बात करें तो पहली बार पैरा हॉकी वर्ल्ड कप को इंक्लूड किया गया है इस वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। वेन्यूज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय जब होंगे तो आपको याद रहेगा, अभी से बताने का कोई मतलब नहीं है। और बाकी चीजें नहीं इंपॉर्टेंट है, तो ये जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन थी ये है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ किस कंपनी ने साइन किया है 2095 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए? तो ये कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जिन्होंने इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए 2095 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2095 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को प्रोक्यूर किया जाएगा। जो प्रोक्यूरमेंट कैटेगरी है वो बाय कैटेगरी है फ्रॉम इंडियन कंपनी। प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहां पे यूज किया जाएगा? तो T90 मेन बैटल टैंक्स में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाइल टाइप हमने देखा, ये लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, ये साइन किया गया था राजेश कुमार सिंह जी की प्रेजेंस में, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं। यूएस में सबसे लंबा चलने वाला गवर्नमेंट शटडाउन कितने दिन बाद खत्म किया गया है? तो 42 दिन के बाद, 42 डेज के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अब तक का लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट शटडाउन को खत्म किया गया है।
यूएस की हिस्ट्री में आयोजित सबसे लंबा शटडाउन जो है 42 डेज तक चला था और हाल में ही खत्म हुआ है। पहले देख लेते हैं शटडाउन का रीजन क्या था। शटडाउन का रीजन ये था कि ओबामा केयर हेल्थ केयर सब्सिडीज को इंक्लूड नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में काफी खींचातान मची हुई थी। और इसको एंड किया गया है जब डोनाल्ड ट्रंप जी ने टेम्पररी फंडिंग बिल साइन किया है, जिसके अंतर्गत हेल्थ केयर सब्सिडीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो यूएस में जो 42 डेज का शटडाउन था वो खत्म हुआ है। इसरो के गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड विकास इंजन को किस कंपनी ने डिलीवर किया है? तो ये कंपनी है गोदरेज एरोस्पेस, जिन्होंने ह्यूमन रेटेड विकास इंजन को डिलीवर किया है इसरो के गगनयान मिशन के लिए। इंजन की डिटेल्स की बात करें तो ये ह्यूमन रेटेड विकास इंजन है L110 स्टेज के लिए। इसमें जो प्रोपल्शन है वो लिक्विड प्रोपल्शन यूज होगा और ये ओरिजिनली जो है फ्रेंच वाइकिंग इंजन के ऊपर बेस्ड है। लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज होगा? तो LVM-3 के अंदर ये यूज किया जाएगा, जो कि इंडिया का हेवीएस्ट रॉकेट होगा। गगनयान मिशन के हाइलाइट्स की बात करें तो अर्ली 2026 में प्लान किया गया है गगनयान मिशन को। गोदरेज के एरोस्पेस कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इन्होंने PSLV, GSLV, LM-3 के लिए इंजन प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो याद रखना है ह्यूमन रेटेड विकास इंजन किसके द्वारा डिलीवर किया गया है? तो गोदरेज द्वारा डिलीवर किया गया है फॉर इसरोज गगनयान मिशन। डिजिटल दिरहम ट्रांजैक्शन किस प्लेटफॉर्म की मदद से कंप्लीट किया गया है? तो ये प्लेटफॉर्म है एम ब्रिज प्लेटफॉर्म, जिसकी मदद से डिजिटल दिरहम ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एग्जीक्यूट किया है अपना पहला डिजिटल दिरहम ट्रांजैक्शन। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, एक बस हल्की सी जानकारी है, याद रखिएगा। 12 नवंबर 2025 को यूएई ने एग्जीक्यूट किया है अपना डिजिटल दिरहम ट्रांजैक्शन। ठीक है, और कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया था? तो एम ब्रिज का इस्तेमाल किया गया था, जो कि मल्टी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो बस इससे ज्यादा और इसमें कोई रिलेवेंट चीज नहीं है। हाल में ही इनॉग्रेट किए गए नायोमा एयरबेस का एल्टीट्यूड कितना है? तो नायोमा एयरबेस जो है ये लोकेटेड है 13,700 फीट पे। ठीक है, ये इसका एल्टीट्यूड है नायोमा एयरबेस का। 12 नवंबर 2025 को नायोमा एयरफोर्स स्टेशन लद्दाख में इनॉग्रेट किया गया है नायोमा एयरबेस। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो एयर चीफ मार्शल है AP सिंह जी द्वारा, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है नायोमा एयरबेस लद्दाख में। और इसकी दूरी जो है वो 23 किलोमीटर है, सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना से। ठीक है, तो ये ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है, ये भी याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई हमने देखी 13,700 फीट की है। और बात करें इसके फाउंडेशन स्टोन की, तो इसको ले किया गया था फाउंडेशन, मतलब जब नींव रखी गई थी इसकी, तो सितंबर 2023 में इस एयरबेस की नींव रखी गई थी नायोमा एयरबेस की। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसकी नींव को रखा था। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी की बात करें तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया गया था और टोटल लागत जो आई है वो 218 करोड़ की आई है। किन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया की पोटैटो वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए MOU साइन किया है? तो ये दो कंपनीज हैं बनास डेयरी और भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड, जिन्होंने मिलकर MOU साइन किया है इंडिया की पोटैटो वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए। 10 नवंबर 2025 को इंडिया की पोटैटो वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए बनास डेयरी और भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड ने MOU साइन किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बनास डेयरी का क्या रोल रहेगा। तो ये प्रोवाइड करेंगी टेक्निकल एक्सपर्टीज जैसे कि टिश्यू कल्चर लैब्स, एरोपोनिक्स, लॉजिस्टिक्स और मार्केट सपोर्ट। और ये भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड का क्या रोल रहेगा? तो ये प्रोडक्शन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगी हाई क्वालिटी सीड पोटैटोज। ठीक है, तो दोनों का रोल आपको याद रखना है और ये याद रखिएगा 10 नवंबर 2025 को इंडिया की पोटैटो वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये MOU साइन किया गया। कौन सी रेटिंग एजेंसी ने इंडिया को प्रोजेक्ट किया है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी G20 इकोनॉमी थ्रू 2027? तो ये रेटिंग एजेंसी है मूडी, जिन्होंने इंडिया को प्रेडिक्ट किया है, इंडिया को डिक्लेयर किया है, प्रोजेक्ट किया है फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 इकोनॉमी थ्रू 2027। मोदी ने फोरकास्ट किया है इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 इकोनॉमी थ्रू 2027। मोदी की जो फोरकास्ट रही है 2025 के लिए वो 7% ग्रोथ रेट रही है इंडिया के लिए, 2026 में 6.4% रहेगी और 2027 में 6.5% रहेगी। तो ये जो ग्रोथ है इंडिया की 6.5% की, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 इकोनॉमी थ्रू 2027 होगी मोदी रेटिंग एजेंसी के अनुसार। साल 2015 से 2025 के बीच में इंडिया ने कितना परसेंटेज टीबी रिड्यूस किया है? तो 21% डिक्लाइन हुआ है इंडिया में टीबी इंसिडेंस का साल 2025 से 2024 के बीच में। तो 237 से 187 237 से 187 पर लाख टीबी इंसिडेंस पहुंच गया है 2015 से 2024 के बीच में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने
हेल की है डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट, जहां पे इंडिया को बताया गया है इंडिया ने अचीव किया है हिस्टोरिक डिक्लाइन इन टीबी केसेस। और ये टीबी इंसिडेंस डिक्लाइन कितना हुआ है, तो 21% का डिक्लाइन हुआ है। 237 पर लाख जो रेट था 2015 में, वो गिर के अब 187 पर लाख हो गया है साल 2025 में। बात करें ग्लोबल डिक्लाइन की, तो ग्लोबल डिक्लाइन मात्र 12% हुआ है, जबकि इंडिया का जो डिक्लाइन हुआ है टीबी इंसिडेंस का वो 21% हुआ है। टीबी मोर्टेलिटी की बात करें तो रिड्यूस फ्रॉम 28 टू 21 पर लाख। मतलब टीबी इंसिडेंस का क्या मतलब है, टीबी होना, और टीबी मोर्टेलिटी का ये मतलब है टीबी की वजह से मृत्यु हो जाना। तो पहले 28 मृत्यु हो जाती थी पर लाख, अब वो मृत्यु जो है, मृत्यु का जो दर है वो 21 पहुंच गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ट्रीटमेंट कवरेज की बात करें तो 92% जो है ट्रीटमेंट कवर किया जा रहा है टीबी के लिए, जो कि हाईएस्ट है ग्लोबली। ट्रीटमेंट सक्सेस रेट की बात करें तो 90% है, और ग्लोबल एवरेज जो है वो 88% ही है। ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी टेस्टिंग की बात करें तो 92% रिफाम्सिन रेजिस्टेंस टेस्टिंग हुई है। टीबी मुक्त भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था, तो दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। नेपाल को एक्सपैंडेड मल्टी मोडल ट्रांजिट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए किन दो पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है, तो ये दो पोर्ट्स हैं कोलकाता पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट, जिनको इंक्लूड किया गया है नेपाल को एक्सपैंडेड मल्टी मोडल ट्रांजिट एक्सेस देने के लिए। 13 नवंबर 2025 को इंडिया और नेपाल ने साइन किया है एग्रीमेंट रेल बेस्ड ट्रेड कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करने के लिए। इसका पर्पस यह है कि जो इंडिया नेपाल के बीच ट्रांजिट ट्रीटी है उसको अमेंड किया जाए और रेल बेस्ड कार्गो मूवमेंट को एक्सपैंड किया जाए। की रेल कॉरिडोर की बात करें इंडिया और नेपाल के बीच में, तो विराटनगर है नेपाल में, और इंडिया का है जोगबानी, जो कि की रेल कॉरिडोर है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। मल्टी मोडल ट्रांजिट एक्सेस की बात करें, मतलब कई मोड से ट्रांजिट एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी, तो इसमें पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि कोलकाता और विशाखापट्टनम होंगे इंडिया की तरफ से वाया जोगबानी एंड नौतनवा सुनौली। ठीक है, तो ये आप मल्टी मॉडल ट्रांजिट एक्सेस याद रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हाईलाइट हमने देखा, जोगबानी विराटनगर जो रेल लिंक है वो इंडियन ग्रांड से बनाया गया था, साल 2023 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। और इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स की बात करें तो कोलकाता जोगबानी विराटनगर एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। फिर कोलकाता से नौतनवा होगा, फिर विशाखापट्टनम से नौतनवा होगा। तो ये पूरा एक कॉरिडोर है जो कि जोड़ेगा नेपाल को इंडिया के पोर्ट से, कोलकाता और विशाखापट्टनम से। वर्ल्ड डायबिटीज डे 2025 की थीम क्या है, इसकी थीम है डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस, और हर वर्ष वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 नवंबर को। भारत का कौन सा पहला राज्य बना है जो इंप्लीमेंट करेगा अमेंडेड भारत नेट स्कीम, तो ये राज्य है पंजाब, जो कि इंप्लीमेंट करेगा अमेंडेड भारत नेट स्कीम। पंजाब जो है पहला राज्य बना है भारत का जो कि इंप्लीमेंट करेगा अमेंडेड भारत नेट स्कीम स्टेट वाइड, जहां पे ब्रॉडबैंड जो है रोल आउट किए जाएंगे 43 शैडो एरियाज में, और जिसमें एक ही गांव सिर्फ छूटा हुआ है। तो फुल कवरेज हो जाएगी बाय नवंबर 2025। अब स्कीम का पर्पस क्या है, तो ब्रॉडबैंड प्रोवाइड किया जाएगा ग्राम पंचायत को, रूरल हाउस होल्ड्स को और इंस्टीट्यूशंस को। ओरिजिनल स्कीम की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 25 अक्टूबर 2011 में। अमेंडेड भारत नेट कॉस्ट जो है वो है 1,39,579 करोड़।